So let me discuss today's lecture. बेटा आज हम ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे क्योंकि अल्काइल हैलाइड मैंने पिछली बार खत्म कर दिया था आई थिंक सो, है ना। तो आज हम एराइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले प्रेपरेशन। तो प्रेपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास रहता है, प्रेपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो रहता है हमारे पास दिस ESR। तो ESR यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखो बेटा, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चों, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना होता है कंपटीशन में, हर साल आना होता है, और वो भी स्पीड पे आना होता है कि किसकी स्पीड ज्यादा है, किसमें रिएक्शन फास्ट होगा। हर साल इसमें एक क्वेश्चन आना है। और आपका एराइल हैलाइड ही नहीं, पूरा फिनोल इसी का है, पूरा ईथर का जो साइक्लिक ईथर वाले जो एरोमेटिक ईथर होंगे सारे इसमें हैं। एल्डिहाइड्स कीटोन का जो भी एरोमेटिक पार्ट है सब इसमें आ जाएगा। समझ में आई? तो एक रिएक्शन करेंगे, आपके आधी केमिस्ट्री बेंजीन रिंग वाली सारी खत्म। जहां पे बेंजीन रिंग आ गया, जैसे मान लो अभी अल्काइल हैलाइड में एराइल हैलाइड आ गए, ठीक, फिर आगे जाओगे एल्कोहल में फिनोल्स आ गए, ईथर में एनिसोल वगैरह आ गया, ठीक, एल्डिहाइड में बेंजल्डिहाइड आ गया, ठीक, और उसमें बेंजोइक एसिड आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, फिर एनिलीन आ गई। ये सारे रिएक्शन यही हो जाएंगे, एक ही बार में हो जाएंगे, ठीक। तो एक ही बार में इसको पढ़ना है, दोबारा इसको नहीं पढ़ेंगे। मैं वही बोल रहा हूँ, बस मेरा इसी में टाइम लगना है ना बच्चों, ठीक, उसके बाद तो अपने पास टाइम ही नहीं लगना है। तो यहां थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। यही मैं आपको फिनोल के भी करवा दूंगा रिएक्शन, आगे की वेट नहीं करूंगा। यही अल्काइल हैलाइड के, एराइल हैलाइड के और फिनोल के और ईथर के और सभी के जो भी हमारे पास हैं, जितने भी इसमें ESR वाले रिएक्शन, हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं पे खत्म कर देंगे। इसको दोबारा इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा और इसमें पेपर पक्का आएगा। तो चलो ESR होता क्या पहले समझते हैं। ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बोलते हैं। बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स की स्पेशलिटी यही ESR बेटा, ठीक। तो जैसे सबसे पहले हम इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल पढ़ते हैं ESR का। से मान लो मेरे पास बेंजीन रिंग है, ठीक, और बेंजीन रिंग की मैं हैलोजिनेशन करना चाह रहा हूं। क्या करना चाह रहा हूं? हैलोजिनेशन करना चाह रहा हूं। हैलोजिनेशन में मैंने क्या किया कि यहां पे क्लोरीन ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ, यहां लुईस एसिड लेना बहुत जरूरी रहता है। तो हम यहाँ पे लेंगे AlCl3 या कोई भी लुईस एसिड लेंगे, वो तो खैर आगे हमने अपने औकात पे जाना ही है, तो सारा सबस्ट्रेट वगैरह सब कुछ पढ़ना ही है। बट येट एक लुईस एसिड लिया, और लुईस एसिड ने क्या करना है, इसके ऊपर रिएक्शन करवा देना बच्चे, ठीक, और यहां बना देना हमारे पास Cl, इसका H रिप्लेस कर देना है, और बाहर क्या निकल गया हमारे पास? HCl। ये जो रिएक्शन हुआ, यहां पे बेंजीन का H हैज बीन रिप्लेस्ड बाय Cl पॉजिटिव, क्योंकि यहां पॉजिटिव इज रिप्लेसिंग पॉजिटिव, देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल इज रिप्लेसिंग इलेक्ट्रोफाइल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पर सर हमें तो कहीं पता ही नहीं चला इलेक्ट्रोफाइल हुआ कैसे, ठीक। तो चलिए इसका जनरल मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ठीक। लेट वी सी जनरल मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। जनरल मैकेनिज्म, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि सारी कहानी इसी के ऊपर चलनी है बच्चों लोग, ठीक, क्लियर। अब देखो बच्चे, जनरल मैकेनिज्म में सबसे पहली बात क्या होती है, देखो हमारे पास तीन चीजें हैं, या तो बेंजीन रिंग, या फिर आपके पास क्या है, हैलोजन, और तीसरा है लुईस एसिड। अब लुईस एसिड है भूखनंगा, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है सबसे पहले अटैक वही करता है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो इतना अटैक करने में वो नहीं है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी सबसे पहले अटैक वही करेगा। तो यहां सबसे पहले अटैक कौन करेगा? AlCl3। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब लुईस एसिड है तो लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम जानते हैं कि लुईस एसिड है तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए कहां से लेता है? या तो बेंजीन रिंग से लेता है, ठीक, और या फिर क्लोरीन से लेता है। बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है ना, सर्कल में जा रहे हैं, डिलोकलाइज्ड है, इजीली अवेलेबल नहीं है। तो दूसरी बात, अगर वो ले भी लेता तो बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर खराब होता था, ठीक, इस वजह से उससे इलेक्ट्रॉन लेना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये क्या करता है, ये अटैक कर देता है क्लोरीन के लोन पेयर्स पर। किस पे अटैक कर देता है? क्लोरीन के लोन पेयर्स पर। तो जब ये क्लोरीन के लोन पेयर्स पे अटैक करता है प्यारे बच्चों, ठीक, जैसे यहां अटैक करता है, क्लियर। तो जब ये यहां अटैक करता है, इसकी होमोलिटिक क्लीवेज, सॉरी हेट्रोलिटिक क्लीवेज करवा देता है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज से हमारे पास एक बनेगा Cl1 पॉजिटिव और दूसरा बनेगा
AlCl41 नेगेटिव। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी तो इसने क्लोरीन को अपने साथ जोड़ लिया इलेक्ट्रॉन लेकर के। देखो बेटा, दिखाने में हम इसको ऐसे दिखाते हैं, बट क्या ये अलग होगा? क्या पॉजिटिव नेगेटिव कभी अलग होंगे? एक्चुअली अलग नहीं होते, सिर्फ ये है कि हम इसमें ऐसे करके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो रहती हैं, लेकिन हम रिएक्शन कॉम्प्लेक्स ना दिखे इसलिए हम इसको अलग से दिखा देते हैं। आपने हमेशा ये समझ लेना कि इसका जुड़ा हुआ है, हमेशा समझ लेना इसके साथ जुड़ा हुआ है। बट नाउ दिस विल बी, ये जो हमारे पास बना, ठीक है जी, व्हाट, ये जो बना हमारे पास, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। ये पहला स्टेप हो गया, इसको बोल देंगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सो दिस इज कॉल्ड ए जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एंड इलेक्ट्रोफाइल यहां जनरेट हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? प्लीज सी दिस। मान लो ये बेंजीन रिंग था, अब तो कुछ और बचा नहीं, तो Cl1 पॉजिटिव इस पे अटैक कर रहा है। वैसे मैं बता रहा हूं, ये जोड़ करके लिखना साथ में, ठीक। वो ये कि यहाँ पे रिएक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स सा दिखेगा, इसलिए हम इसको जोड़ के नहीं लगाते हैं, अदरवाइज जुड़ा हुआ रहता है बेसिकली, ठीक। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने यहां से मान लो इलेक्ट्रॉन लिए। जैसे यहां के इलेक्ट्रॉन लिए, यहां के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे बेटा? यहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे? उसकी वजह से हमारे पास जनरेट हो गया यहां पे कार्बोकटायन। क्या जनरेट हो गया? कार्बोकटायन। यहां Cl लग गया बेटा, यहाँ पे H तो पहले भी लगा हुआ था, वो हमने दिखाया नहीं हुआ था। अभी क्या हुआ, जब इतना अटैक हुआ तो H उठ खड़ा हुआ है ना, यहाँ पे दिखा दिया हमने। अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन आगे चले गए, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आया बेटे? पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। क्लियर हो गई बेटा बात? नो, ये इंटरमीडिएट बन गया विच इज कार्बोकटायन, विच इज कार्बोकटायन। देखो बेटा, अब क्या होगा, ये कार्बोकटायन रेजोनेंस में है कि नहीं है? देख रहे हो आप? तो क्या होगा, यहां के इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे यहां पर, ठीक है जी, और अगला हमारे पास रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ठीक। यहां पर H आएगा, यहां Cl आएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां ये होगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? अब यहां के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां पर, इजंट इट, और हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आगे चला जाएगा। सो पॉजिटिव चार्ज विल बी हियर नाउ, और यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? Now this is a positive carbon and this is your alpha carbon, और अल्फा कार्बन पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये क्या करता है? हाइपर कॉन्जुगेशन करता है कि नहीं करता है? तो जब ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा, बेंजीन की एरोमेटिसिटी फिर से मेंटेन हो जाएगी कि नहीं? और इसकी वजह से H पॉजिटिव बाहर आ जाएगा, एंड देयरफॉर द स्टेप फॉर्म्ड हियर विल बी लाइक, यहां क्लोरीन लग गया, ठीक है जी, और बाहर क्या निकला? H पॉजिटिव। Am I clear? Am I clear or not? Yes, sir. अब ये जो H पॉजिटिव है, यार एक सेकेंड, ये ऑनलाइन वाले सुन रहे हैं मेरे को बेटा? ओके, सो ये जो H पॉजिटिव बना है, H पॉजिटिव जो है ये अटैक करेगा AlCl41 नेगेटिव पे, कि भाई तेरी वजह से मेरे को रिंग से बाहर फेंका गया, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। ये इससे Cl खींच लेगा और क्या बनाएगा? HCl, और ठुड्डा किसको मारेगा? AlCl3 को। रिएक्शन इज कंप्लीट, इजंट इट? अब इसमें आप ये देख रहे हैं 3 स्टेप्स थे। पहला स्टेप था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा स्टेप था जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन, उसके बाद था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और लास्ट में हाइड्रोजन का अटैक ऑन AlCl41 नेगेटिव, ठीक, गिविंग अस HCl। क्या आप मेरे को बता सकते हैं आपके हिसाब से इसमें सबसे स्लो स्टेप कौन सा होना चाहिए? अगर आप सोचें और मेरे को बताएं कि इसमें से आपका सबसे स्लो स्टेप कौन सा होना चाहिए? डोंट यू थिंक दिस विल बी द स्लो स्टेप? ठीक, क्योंकि यहां पे एरोमेटिसिटी क्या हो रही है? खत्म हो रही है ना बेटा, और स्टेबिलिटी कम हो रही है, और ऊपर से कटायन भी बन रहा है, तो ऑब्वियसली दिस स्टेप इज RDS ओवर हियर। यानी जो भी चीजें हम पढ़ेंगे आगे, जैसे हम अक्सर पढ़ते हैं, सबसे पहले सबस्ट्रेट पढ़ते हैं वगैरह वगैरह, है ना, जो भी चीजें पढ़ते हैं उन सब का लेना देना इससे है, उन सब का लेना देना इससे है, ठीक। इस RDS को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक। हाँ, आगे बताऊंगा। जब आइडिनेशन करते हैं ना, तो आइडिनेशन में बेटा रेट डिटरमिनिंग स्टेप ये हो जाता है, आइडिनेशन में, ठीक। आइडिनेशन में रेट डिटरमिनिंग स्टेप इसलिए ऐसा हो जाता है, ठीक, क्योंकि ये जो Cl1 पॉजिटिव है तो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है,
पर I1 पॉजिटिव इतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। समझ में आई बेटे बात? क्लियर? खैर वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, पर इस पे आगे चलने से पहले एक क्वेश्चन यही करवा देता हूं जो आगे कभी डिस्कस करना था प्रोडक्ट में, अभी भी कर सकते हैं अपन। हमारे को इसमें ना एक असर्शन रीजन की तरह भी क्वेश्चन आ सकता है या डायरेक्टली भी आ सकता है। हमें ऐसे बोला, असर्शन दे दिया बेटा, हमें बोला रेट ऑफ क्लोरीनेशन of benzene, rate of chlorination of benzene and hexadeutérobenzene, क्या कहा? रेट ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन और हेक्साड्यूटेरोबेंजीन इज सेम। ठीक है जी, इज सेम ऐसा बोल दिया हमारे को। ठीक है, और रीजन दे दिया C2H bond and C2D bond have same energy या bond energy। देखो बेटा, सबसे पहली बात, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय, एक तो बेंजीन, दूसरा हेक्साड्यूटेरोबेंजीन का मतलब क्या है? बेंजीन का मतलब तो ये हुआ, ये बेंजीन का रिएक्शन था। हेक्साड्यूटेरोबेंजीन का मतलब है बेंजीन में H की जगह क्या लगा है? D लगा हुआ है। बेंजीन में H की जगह D लगा हुआ है। ठीक है जी, और मैं इसकी क्लोरीनेशन करना चाह रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, और मान लो यहां मैं बना के रहा हूं क्लोरीनेशन D D D D D, और यहां बाहर निकला DCl, H की जगह DCl। क्लियर? अब इस असर्शन के हिसाब से कहता है इसकी और इसकी रेट सेम होगी, इसकी और इसकी रेट सेम होगी, ऐसा ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू असर्शन। यानी अगर इसका मैं मान लो इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिखाना चाहता हूं, क्योंकि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम तो हर जगह ही होता है। ठीक, रेट कांस्टेंट या आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना चाह रहे हो, इसका रेट कांस्टेंट अगर बताना चाह रहे हो, मान लो इस रेट कांस्टेंट को KH बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? KH बोल रहे हैं। और इसके रेट कांस्टेंट को मान लो KD बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस असर्शन KH इज इक्वल टू KD, यानी दोनों की रेट सेम है। बेटा ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, दोनों की रेट सेम होती है। यानी चाहे ड्यूटेरियम लगा हो चाहे आपके पास हाइड्रोजन लगा हो, रेट पे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या CH बॉन्ड और CD बॉन्ड, इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी सेम होगी? क्या C से H बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, क्या C से D की बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी वही है? नहीं है। ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ सेम नहीं हो सकती है। CD बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड। ड्यूटेरियम का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है ड्यू टू मोर हैवी न्यूक्लियस। ठीक है जी, तो ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब यहां H देना और D देना, इन दोनों का रेट अलग अलग होगा। तो रेट तो अलग अलग होना चाहिए था, फिर रेट सेम कैसे हुआ? क्योंकि बेटा रेट डिटरमिनिंग स्टेप ही है। हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि यहां D लगा हो या H लगा हो, क्योंकि उसके ऊपर रेट डिटरमिन होना ही नहीं। रेट की डिटर्मिनेशन यहां होनी है जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन में। रेट की डिटर्मिनेशन कहां होनी है? जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन में रेट की डिटर्मिनेशन होनी है बच्चों। समझ में आई? और उसमें चाहे H लगा हो D लगा, कोई फर्क पड़ता है क्या? वहां तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल ले लेना, और बाकी H का D का कोई रोल ही नहीं। HD का रोल यहां पर है। तो अगर इस स्टेप में हमारे पास रेट डिटर्मिनेशन होती तो डेफिनेटली रेट क्या होता? अलग अलग होता। लेकिन इस स्टेप में ऐसी डिटर्मिनेशन की रेट डिटर्मिनेशन है ही इसमें रेट डिटर्मिनिंग है ही नहीं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि H लगा है कि D लगा है। बेटा H और D से रेट के फर्क हो जाने को हम बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। अगर आइसोटोप की वजह से रेट में फर्क आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोपिक इफेक्ट। तो इसमें क्लोरीनेशन में बेसिकली कोई आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं पाया जाता, इसमें कोई भी आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं पाया जाता। ठीक, क्यों? क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ये है।
लेकिन हमने ये भी याद रखना है कि सल्फोनेशन एंड आइडिनेशन, इसमें बेटे आइसोटोपिक इफेक्ट होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे ऑब्वियसली, जब हम इसके पूरे डिटेल्स के बारे में जाएंगे तो प्रोडक्ट्स में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा क्यों वहां पर रेट डिटरमिन कर रहा है ये वाला स्टेप, या ऐसा बोले वहां पे आइसोटोपिक इफेक्ट क्यों होता है और यहां आइसोटोपिक इफेक्ट क्यों नहीं होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे जब कभी प्रोडक्ट बनाएंगे। पहले बोलो जनरल मैकेनिज्म समझ में आया? पूरी तरह पता चल गया? और हमें रेट किसके हिसाब से देखनी है? इस पर्टिकुलर स्टेप के हिसाब से। तो चलिए अब आ जाते हैं अपनी औकात पे, है ना। तो सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ा करते हैं बेटा? सबस्ट्रेट। अब प्यारे बच्चों, इस ईएसआर में सबस्ट्रेट कौन से होने चाहिए? बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स। ठीक है जी, हम ईएसआर किस पे करवा रहे हैं? बेंजीन रिंग पे। तो बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स यानी बेंजीन डेरिवेटिव्स, ठीक। देखो बेटा, एल्कीन वगैरह में ईएसआर क्यों नहीं होता? देखो बेटा, एल्कीन वगैरह में एक्चुअली एडिशन हो जाती है इसकी जगह पर। क्या हो जाती है? एडिशन। क्यों? वहां के इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल होते हैं बच्चे। यहां हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो प्रॉब्लम क्या होगी? एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, ठीक। और उस वजह से यहां पे एडिशन ना होकर के क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन। जैसे एल्कीन में अगर हम करेंगे एडिशन होगी, एक पाई टूटेगा 2 सिग्मा बनेंगे। समझ में आई? एक पाई टूटेगा 2 सिग्मा। मान लो मैं आपको इसको बता रहा हूं कि बेंजीन डेरिवेटिव में क्यों, एल्कीन में क्यों नहीं, ईएसआर और कहीं क्यों नहीं होता? देखो बेटा, एल्केन में तो हो नहीं सकता। क्यों? ईएसआर के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहां पे होंगे? जहां पे पाई बॉन्ड होगा। तो ये तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ही होना है। लेकिन एल्कीन अल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जनरली नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर मैं इसमें ऐसे करके लेता हूं, ठीक, और इसमें हैलोजन डाल देता हूं, तो बेटा यहां पे इजीली अवेलेबल ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और उससे हमारे पास एडिशन हो जाती। बोलो, पढ़ाया था ना आपको सिमेट्रिकल रिएजेंट की एडिशन। अगर मैं इसमें लुईस एसिड भी डाल दूंगा ना बेटा, इवन देन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही होनी है। Cl1 पॉजिटिव, यहां से इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा? कार्बोकेटाइन, और वो दूसरे Cl नेगेटिव को ऐड कर लेगा। तो कहने का मतलब एल्कीन में एडिशन होगी। क्यों होगी? वेरी सिंपल है कि यहां पे एक पाई बॉन्ड टूटा, एक पाई बॉन्ड टूटा ना, और क्या हुआ? 2 सिग्मा बॉन्ड्स बने। क्यों जी, ऐसा ही हो रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो, एक पाई बॉन्ड टूटा और 2 सिग्मा बने कि नहीं बने? तो उससे क्या होगा? उससे हमारे पास ये होगा कि एक पाई बॉन्ड टूटने से 2 सिग्मा बन रहे हैं, ठीक। तो हमारे पास डेल्टा एच कैसा होगा? नेगेटिव, है ना। रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। टेम्परेचर अभी ज्यादा रखा नहीं हुआ हमने, टी डेल्टा एस ऊपर जाएगा नहीं, ठीक। तो रिएक्शन आपको एडिशन दे देगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन मैं बेंजीन में करता हूं, फॉर द टाइम बीइंग समझ लेते हैं, मान लिया कि बेंजीन में क्लोरीन की एडिशन ही हो रही है जी, मान लिया जी बेंजीन में क्लोरीन की एडिशन हो रही है। अब अगर एक बॉन्ड में एडिशन हुई, ठीक, मान लो एक बॉन्ड में एडिशन होगी, मान लो, होता नहीं ना ऐसा, ठीक, एक बॉन्ड में एडिशन हो गई बेटे, इससे तो इसका एरोमेटिक कैरेक्टर ही खराब हो गया। तो इसका डेल्टा एच नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। और इसका डेल्टा एच तो पहले ही क्या है? 2 चीज से एक बन रहा है। डेल्टा एच पहले नेगेटिव है, यानी पहले से डेल्टा एच के हिसाब से क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। और ऊपर से यहां पे डेल्टा एच भी क्या हो गया? पॉजिटिव। तो पूरी तरह नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है भाई। समझ में आई? हालांकि ये जरूर होता है, वो आगे बताऊंगा क्यों होता है, वो भी बताएंगे कि अगर मैंने यहां पे लाइट डाल दी होती तो सारी क्लोरीन ऐड हो जाती है, वो आगे बता दूंगा कंडीशन में, ठीक। बट यहां मैंने तुम्हें क्लियर किया कि बेंजीन रिंग में एडिशन नहीं होती। बेंजीन रिंग में एडिशन क्यों नहीं होती? क्योंकि उसका एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाता है, ठीक, स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाता है। यहां 2 मोल का 1 मोल बना, तो डेल्टा एच तो पहले से ही क्या था? नेगेटिव। नेगेटिव डेल्टा एच इज अनफेवरेबल और नॉट? ड्यूरिंग ए रिएक्शन एंट्रोपी शुड इंक्रीज। यहां पे एंट्रोपी क्या कर रही है? डिक्रीज। क्लियर? और डेल्टा एच भी इस रिएक्शन का क्या हो गया? पॉजिटिव। दोनों ही कैरेक्टर क्या हो गए? अनफेवरेबल। तो क्या ये रिएक्शन होगा? रिएक्शन होगा ही नहीं। इसलिए बेंजीन में एडिशन नहीं होती।
जबकि यहां एडिशन हो जाती है। तो बेंजीन डेरिवेटिव्स में क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन। एक सिग्मा टूटता है, दूसरा सिग्मा बनता है। ठीक, वीक वाला सिग्मा टूटता है, स्ट्रॉन्ग वाला सिग्मा बन जाता है। एरोमेटिक कैरेक्टर खराब नहीं होता है, उससे डेल्टा एच नेगेटिव होता है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। समझ में आ गई बेटे बात? तो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स में ये रिएक्शन होते हैं, एल्कीन्स या एल्काइंस में नहीं होते। क्या? क्योंकि वहां पे एडिशन ज्यादा फेवरेबल रहेगी। तो सबस्ट्रेट समझ में आया कौन सा होगा? अब बेंजीन के डेरिवेटिव तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना जी। सबसे पहली बात, हमारे पास बेंजीन के डेरिवेटिव हो सकते हैं। बेंजीन के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप लगाओ, आर, आर इज एनी अल्काइल ग्रुप, CH3C2H5 एटसेट्रा, है ना जी। उसके बाद हमारे पास ऐसा हो सकता है भाई कि कोई हैलोजन लगाओ, है ना जी। हैलोजन भी अलग अलग है, फ्लोरीन हो सकता है जी, ठीक, क्लोरीन हो सकता है जी, ब्रोमीन हो सकता है जी, आयोडीन भी हो सकता है जी, ठीक। उसके बाद बेंजीन के ऊपर OH भी हो सकता है, यानी फिनोल भी हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद बेंजीन के ऊपर OR यानी ईथर भी हो सकता है जी, ठीक है जी। उसके बाद बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है दोस्तों, ठीक। उसके बाद हमारे पास बेंजीन के ऊपर साइनाइड भी हो सकता है। उसके बाद बेंजीन के ऊपर NH2 भी हो सकता है। पूरा बोर्ड भर दिया मैंने तरह तरह के सबस्ट्रेट्स का, ठीक। अब इसमें हम स्पीड लगाने की कोशिश करते हैं ताकि हमें स्पीड लगानी आ जाए, है ना जी। करे जी, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका ऑर्डर लगाना है मुझे, ठीक। देखो प्यारे बच्चों, जहां तक किसी भी अल्काइल ग्रुप की बात करते हैं, अल्काइल ग्रुप सिर्फ क्या शो करता है? प्लस आई। और यहां क्या शो करता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है? रही बात हैलोजन्स, हैलोजन क्या शो करते हैं बेटा? हैलोजन क्या शो करते हैं? -I बट प्लस आर, बट हैलोजन के केस में डोमिनेंट कौन? -I। याद आया? हैलोजन के केस में कौन डोमिनेंट होते हैं? आई इफेक्ट। आर इफेक्ट डोमिनेंट नहीं होता, तो मैं डोमिनेंट नहीं लिख रहा हूं यहां पे, जो डोमिनेंट नहीं है वो नहीं लिख रहा हूं। प्लस आर होना था, नहीं लिख रहा हूं, ठीक। फिर यहां पे भी -I, यहां पे भी आई गई, यहां भी आती चली गई। बात समझ में आती है? क्लियर? यानी हैलोजन को अगर एक मान के चले फॉर द टाइमिंग, वो आगे ऑर्डर लगा देंगे इसमें, ठीक। फिलहाल एक की बात करें तो हैलोजन में आई इफेक्ट इज डोमिनेंट, अब रही बात इसमें कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस आर। OH का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आर। और प्लस आर इज मोर रिलीजिंग और नॉट? बोलो, एम आई क्लियर? तो प्लस आर ज्यादा रिलीजिंग होता है, इसमें कोई भी शक नहीं है, ठीक। इसको लास्ट में लगाते हैं अपन ना, पहले इसको मैं सिंपली एक हलाइड लगा के बता देता हूं तुम्हारे को ना कंपैरिजन में, नहीं तो बहुत लंबा कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक। तो देखो बच्चे, इसके बाद OR में भी कैसा होगा? प्लस आर, ठीक। और CHO का क्या होता है? -R। इसका भी क्या होता है? -R। इसका भी क्या होता है? -R। इसका भी क्या होता है? प्लस आर। देखो बेटे, इसमें सिंपल सी बात है, जो भी रिलीजिंग ग्रुप होंगे वो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डालेंगे, और जब वो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डालेंगे, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, बेंजीन रिंग, उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक करेंगे। तो जितने भी रिलीजिंग ग्रुप्स होंगे, ऑल रिलीजिंग ग्रुप्स, जितने भी रिलीजिंग ग्रुप्स होंगे बेटा, वो सारे के सारे हमारे पास कैसे हो जाएंगे? जितने भी रिलीजिंग ग्रुप होंगे वो रिंग एक्टिवेटिंग होंगे, उसको बोलेंगे रिंग एक्टिवेटिंग टूवर्ड्स ESR, है ना। रिंग एक्टिवेटिंग टूवर्ड्स ESR, यानी वो रिएक्शन को फास्ट करवाएंगे, क्योंकि वो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रोफाइल इजीली उस पे अटैक कर पाएगा। बोलो क्लियर? ऑन द अदर हैंड, जितने भी विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन खींचेंगे,
ठीक, अगर वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन देने मुश्किल हो जाएंगे, इस वजह से उस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मुश्किल हो जाएगा। तो उनको बोल देते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। क्या बोल देते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। सो दे आर कॉल्ड एज टू डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स टुवर्ड्स ईएसआर। यहां ईएसआर की बात हो रही है हमारे पास। इस हिसाब से अगर हम सोचें तो सबसे पहले रिलीजिंग वाले देखते हैं कौन कौन से। ठीक, अब फटाफट से आप मेरे को बता देंगे रिलीजिंग वाले कौन कौन से हैं। एक ये है रिलीजिंग वाला बच्चों, है ना, एक ये है रिलीजिंग वाला, एक ये है रिलीजिंग वाला, और एक ये है। ये चार ही है ना रिलीजिंग वाले। तो इन चार में से अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा रिलीजिंग कौन होगा? जिसका प्लस आर होगा। और प्लस आर सबसे ज्यादा कहां पे है? यहां पर NH2 में। आपको पता ही है ये बात, प्लस आर तो पढ़ाया है ना मैंने आपको। तो NH2 का प्लस आर विल बी मोर। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव इसमें कौन सा हो जाएगा? 11th। एनिलीन की रिएक्शन सबसे फास्ट। उसके बाद इन दो में देखेंगे बेटा, OH इज मोर एक्टिवेटिंग देन दैट ऑफ OR। ये भी करवाया था मैंने बोला था टीचर लोग गलती करते हैं इसमें, OR को ज्यादा एक्टिवेटिंग बताते हैं, OH को कम एक्टिवेटिंग। गलत बात होती है, OH इज मोर एक्टिवेटिंग। तो बेटा हमारे पास फिर कौन सा आएगा? 6th। 6th के बाद कौन सा आएगा? 7th। और 7th के बाद कौन सा आएगा? 1। मान लो इसके साथ साथ में एक बेंजीन भी लेके चलता और उसको 0 बोल देते हैं। अब बचा नहीं ना कोई नंबर, है ना, 0 नंबर बोल देते हैं ना बेंजीन। अब विड्रॉइंग ग्रुप से तो ज्यादा ही होगा ना बेंजीन, रिलीजिंग ग्रुप से कम, विड्रॉइंग ग्रुप से ज्यादा। तो इसके बाद क्या आ जाता? 0 नंबर। समझ में आई बेटा बात? अब आते हैं विड्रॉइंग ग्रुप्स की तरफ। अब ये भी विड्रॉइंग है, ये भी विड्रॉइंग है। हम अच्छे से जानते हैं प्यारे बच्चों कि -I थोड़ा कम विड्रॉइंग होगा, -R थोड़ा ज्यादा विड्रॉइंग माने जाएंगे। तो हमारे पास -I इनके हैं, -I इनके हैं। ठीक, अब इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ठीक, हमें ऐसा लगता है कि भैया यहां पर -I सबसे ज्यादा किसका लगेगा? फ्लोरीन का। होता है ना भाई, -I फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा आपके साथ अलग से। ठीक, मैं यहां पे ये इन सब को, इस सब को मिला के, यानी हैलाइड्स को मिला के, ये हैलाइड जो बनाया, ठीक, इसको मान लो मैं नंबर दे देता हूं से A। क्या नंबर दे देता हूं? A। उसके बाद आप हैलाइड लिख देना। हैलाइड का ऑर्डर मैं अलग से बताता हूं तुम्हें। ठीक, क्यों? क्योंकि बेटा उसमें बहुत बढ़िया सा एक कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा समझाना है मुझे। ठीक, तो A आ गया, और A के बाद अब आएंगे विड्रॉइंग। अब क्या आएंगे? विड्रॉइंग। पहले कौन से? -R वाले। तो -R वालों में से एक ये -R वाला, एक ये -R वाला, एक ये -R वाला है, और तो नहीं है कोई -R। अब इन तीनों में से -R सबसे ज्यादा किसका होगा? साइनाइड का। यानी सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा होगा? साइनाइड। और उसके बाद CHO, उसके बाद ये। तो यानी सबसे पहले इसमें रिएक्टिविटी किसकी आ गई? 9 की। 9 की। वो तो बेटा विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो रिएक्टिविटी कम करेगा ना बेटा, वो डीएक्टिवेटिंग है। जो रिलीजिंग ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग, तो जो विड्रॉइंग है वो कम विड्रॉइंग होना चाहिए। तो साइनाइड तो मोस्ट विड्रॉइंग है, सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटेड रिंग है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेटा 9 के बाद कौन सा ऑर्डर लगाएंगे आप बोलो? 9 के बाद 9 का, हाँ 9 के बाद 8th, और 8th के बाद 10th। ये ऑर्डर हमारे पास आ गया इसमें, जब हमने ये सबस्ट्रेट्स लगाने की कोशिश की। बोलो यहां तक क्लियर? लेकिन अब थोड़ा सा मेरे को इसको और भी ज्यादा अच्छा करना है। ये तो हमें समझ में आ गया कैसे देखना है, लेकिन मेरे को और भी अच्छा इसको करना है। अब मैं और अच्छा इसको कैसे करूं? देखो बेटा ऐसे करते, सबसे पहले हम अल्काइल बेंजीन्स लेते हैं। क्या लेते हैं? अल्काइल बेंजीन्स। अल्काइल बेंजीन्स। और ये जो ऑर्डर तुम्हें करवा रहा हूं पुत्र, यही ऑर्डर पेपर में आता है और यही बच्चे गलत करते हैं। ठीक, मुझे ये बोल दिया गया, एक है बेंजीन, दूसरा है टोलुइन, तीसरा है इथाइल बेंजीन,
चौथा है CH3 CH3, ठीक है जी। और पांचवा है इसके ऊपर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। इसमें आपको बोला कि ईज ऑफ ESR का ऑर्डर लगा दो। क्या कह दिया? ईज ऑफ ESR का आप ऑर्डर लगा दो, ठीक है जी। अब ईज ऑफ ESR की अगर हम बात करें, ठीक, तो बेटा जितना ज्यादा कोई ग्रुप रिलीजिंग होगा, ठीक है, उतना ही ESR ज्यादा होना चाहिए। अब बेटे अगर मैं अल्काइल ग्रुप के प्लस साइड इफेक्ट, इसमें प्लस साइड इफेक्ट है और हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर मैं अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट देखता तो सबसे ज्यादा किसका होता? CH3 CH3 CH3, इसका सबसे ज्यादा होता कि नहीं? उसके बाद किसका होता? CH3C CH3H, इसका होता। उसके बाद किसका होता? CH3 CH2, इसका होता। और लास्ट में हमारे पास इसका होता, ठीक है। उसके हिसाब से अगर मैं इसका एक्सपेक्टेड ऑर्डर लगाऊं, मान लो इसको नंबर देते 1 2 3 4 5, तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? एक्सपेक्टेड ऑर्डर, एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए इसका बेटा? बेटा ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड ऑर्डर शुड बी 5 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1, ये होना चाहिए ना। पर सर ने एक्सपेक्टेड क्यों लिखा है? क्योंकि ये नहीं होता होगा, है ना। तो एक्चुअल ऑर्डर क्या है? एक्चुअल ऑर्डर ये नहीं है दोस्तों। एक्चुअल ऑर्डर क्या है कि 2 सबसे ज्यादा, यानी उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5 और लास्ट में 1। चलो 1 तो कम है, वो तो चलो समझ में आता है, बाकी जगह रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं, ठीक। लेकिन यहां पे उल्टा कैसे हो गया? बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन जब मैंने आपको पढ़ाई थी, उसका क्या रीजन बताया था? व्हाई हाइपर कॉन्जुगेशन वाज डिस्कवर्ड। उसका रीजन ही एक बताया था मैंने आपको कि क्या होता है जब किसी डबल बॉन्ड पे या बेंजीन रिंग पे अल्काइल ग्रुप लगते हैं तो उसका एक्टिवेटिंग पावर यानी आई इफेक्ट उल्टा हो जाता है। याद आया? क्यों उल्टा हो जाता है? ड्यू टू हाइड्रोजन्स। अगर आप देखो इसमें H भी तो होना, हाइपर कॉन्जुगेशन होनी है ना। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 1 अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें कितना है? 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी ज्यादा होगी कि नहीं? उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग पे जाएंगे कि नहीं? और उतना वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा कि नहीं? ये ऑर्डर 99% बच्चे गलत करके आते हैं। आपने गलत नहीं करना है, आपने इसमें आई इफेक्ट नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से सोचना है। जितना इसके ऊपर क्या होगा, अल्काइल ग्रुप ज्यादा लगे रहेंगे, उतना मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों इसका रेट जो होगा वो उस हिसाब से ही देखा जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? बात समझ में आई कि पिछली भी चले गई? आ गई, ठीक। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ऑर्डर, ठीक। अल्काइल बेंजीन्स में जो कि बच्चे गलत करते हैं, पर मेरे बच्चे गलत नहीं करेंगे, हम बोलेंगे ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ऐसा होता है कि हमारे पास जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा इसके साथ लगे होंगे उतना वो ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग रहता है, उतना उसका ESR ज्यादा होता है। बोलो यहां तक क्लियर हो गया? अब हम अगली बात करते हैं। ये बेटा जनरली बुक्स में लिखा नहीं जाता ऑर्डर, ठीक। लिखा भी होता बहुत ज्यादा जगह पे गलत भी रहता है। फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आइडोबेंजीन, ठीक। अब हमें यह तो मालूम है कि अगर मैं -I का ऑर्डर लगाऊं, अगर मैं -I का ऑर्डर लगाऊं, क्योंकि ये -I शो करेंगे ना बच्चों,
है ना जी, माइनस आई का ऑर्डर लगाऊं तो माइनस आई सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। बोलो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए था। उसके हिसाब से अगर मैं इसका ऑर्डर लगाता हूं ईएसआर का, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ ईएसआर ऑफ दिस पर्टिकुलर, ठीक है जी, तो हमारे पास सबसे आसानी से किसका होना चाहिए? जो सबसे कम विड्रॉइंग है। सबसे कम विड्रॉइंग कौन है? आयोडीन। तो हमारे पास अगर इसको नंबर दे देता हूं 1 2 3 4, ठीक, तो हमारे पास 4 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1, ये हो जाना चाहिए था ऑर्डर, है ना जी, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए था। पर प्यारे बच्चों और कुछ नहीं है, फ्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी क्लोरोबेंजीन से ज्यादा है। इंटरेस्टिंग है ना? फ्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी यहां क्लोरोबेंजीन से ज्यादा है, होनी चाहिए थी कम, क्योंकि इसका माइनस आई क्या है? ज्यादा। पर ज्यादा कैसे हो गई? देखो प्यारे बच्चों, हमने ये बोला कि इसका माइनस आई डोमिनेंट है, बट आर तो होता है ना, इसका आर कौन सा होगा? प्लस आर। दो डोमिनेंट कौन सा है? माइनस आई, और इसका भी माइनस आई, और इसका प्लस आर। डोमिनेंट नहीं है प्लस आर, एग्रीड, डोमिनेंट कौन है? माइनस आई। पर बेटे जब ये प्लस आर दे रहा होगा फ्लोरीन ना, कुछ भी देगा, तो फ्लोरीन का भी 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और कार्बन का भी 2p पार्टिसिपेट करेगा। 2p ओवरलैप ज्यादा आसान होगा। क्लोरीन का 3p ओवरलैप करेगा इसका 2p, ये ओवरलैप थोड़ा मुश्किल होगा कि नहीं? तो दो फ्लोरीन का आई इफेक्ट ज्यादा है, पर इसका प्लस आर भी तो ज्यादा है। तो इंक्रीज्ड प्लस आर ऑफ फ्लोरीन डिक्रीजेस इट्स विड्रॉइंग पावर। समझ में आई? इंक्रीज्ड प्लस आर ऑफ फ्लोरीन डिक्रीजेस इट्स माइनस आई इफेक्ट, ठीक, इट डिक्रीजेस इट्स माइनस आई इफेक्ट। और इस डिक्रीज की वजह से अनएक्सपेक्टेडली फ्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन, ठीक। और ये प्लस आर ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहां 2p ओवरलैप है, यहां 3p2p, तो यहां सेम ऑर्बिटल में ओवरलैप है, तो ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैप होगा, तो इसका प्लस आर ज्यादा इफेक्टिव होगा, यानी इसका प्लस आर ज्यादा होगा। अगर प्लस आर की बात करते हैं ना बेटा, प्लस आर डोमिनेंट नहीं होता इसमें, लेकिन प्लस आर किसका सबसे ज्यादा? फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके आयोडीन का। प्लस आर भी वही ऑर्डर फॉलो करता है जो माइनस आई का। इंटरेस्टिंग है ना? तो इसका जो इंक्रीज्ड माइनस आई है दैट इज डिक्रीज्ड सम बट बाय प्लस आर, इसलिए फ्लोरोबेंजीन बिकम्स मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन। बोलो बेटे क्लियर हुआ? ये बताना ही किसी ने नहीं है, ठीक, ये इसी क्लास में यहीं पर सीखोगे, इसके बाद कहीं नहीं। बोलो क्लियर हो गया? ऐसे करके बेटा जितने ज्यादा आप रिलीजिंग ग्रुप लगाते जाओगे रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होती रहेगी, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होती रहेगी, और जितने विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे रिएक्टिविटी उतनी कम होती जाएगी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है जो मैंने बोला कि हर साल आएगा, हर साल ही आता है। बोलते हैं अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ ईएसआर, तो सारे ऑर्डर लगा सकते हो, कोई भी चीज लगा सकते, सारा तो बता दिया मैंने, हर ग्रुप लगा के बता दिया। अगर आपको मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता सबस्ट्रेट को लेकर के, बोलता विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is most reactive towards ESR, ठीक है जी, arrange in the order, arrange in the order। और मुझे क्या क्या दिया होता, अब तुम करके दिखाना, मैंने कर दिया ऑलरेडी। नाइट्रोबेंजीन,
CCl3 वही थोड़ी दूंगा जो तुम सोच रहे हो। क्लोरोबेंजीन, फिनिटोल, फिनोल एंड बेंजीन। लगाओ फटाफट से ऑर्डर इसका, क्विकली लगाना जल्दी। जल्दी जल्दी लगाना बेटा इसको। 1 2 3 4 5 एंड 6, फटाफट से ऑर्डर लगाओ इसका। कैसे देखते हो? यहां पे क्या लगाओगे? -R है ना, और माइनस ही I, ठीक है जी। इस ग्रुप का भी -R माइनस I, CCl3। इसका -I डोमिनेंट ओवर +R है ना जी। इसका -I लेस देन +R है ना जी। इसमें R इफेक्ट डोमिनेंट, इसमें भी -I लेस देन +R, इधर कोई है ही नहीं। ठीक, एक और घुसेड़ देते इसमें, है ना। ठीक, बोलो सर ऑर्डर खराब हो जाएगा जो हमने बनाया। कोई बात नहीं, होने दो, ठीक है, मैं ऐसे ही मैं ओके। इसमें क्या लगाते? अगर ये भी साथ में होता तो क्या लगा देता यहां पर? +I और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आपके पास कौन कौन से एक्टिवेटेड है और कौन कौन से डीएक्टिवेटेड है उसके नीचे लिखो। ये क्या है? डीएक्टिवेटेड, तो बड़ा सा डी लिख दिया मैंने। ये भी कैसा है? डीएक्टिवेटेड, तो बड़ा सा डी यहां पे भी लिख दिया मैंने। ये भी कैसा है? डीएक्टिवेटेड, यहां पे भी लिख दिया मैंने। ये कैसा है? एक्टिवेटेड, ए लिख देते हैं। ये भी एक्टिवेटेड, ए लिख देते हैं, कुछ भी नहीं। और ये एक्टिवेटेड। तो एक्टिवेटेड वाले पहले देखेंगे, और उसमें सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड कौन? सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड OH वाला, R वाला, जिसका +R होता है। तो सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड कौन सा होगा? 5। उसके बाद कौन सा होगा? 4। 4 के बाद अब R वाले खत्म, क्या है? H वाले, हाइपर कॉन्जुगेशन वाले 7। 7 के बाद 6। फिर देखेंगे डीएक्टिवेटिंग वाले। पहले सबसे कम डीएक्टिवेटिंग हैलोजन का वाला 3। 3 के बाद 2, और सबसे ज्यादा विड्रॉइंग 1। बोलो ऑर्डर लगेगा अब? कोई दिक्कत? हाँ, आगे जाके आपको ये भी बताऊंगा, कई बार 2 ग्रुप लगे होते हैं और वो करते रीइंफोर्समेंट। क्या करते हैं? रीइंफोर्समेंट। अगले ग्रुप को वो एक ऐसी जगह लेके जाते हैं, ठीक, कि दोनों इकट्ठा जोर लगा रहे होते हैं उस पर। तो कई बार वो यील्ड ज्यादा दे देते हैं। वो जब मैं आपको प्रोडक्ट करवाऊंगा ना, वहां पे एक बार फिर से इस ऑर्डर को और बताऊंगा जब प्रोडक्ट करवाऊंगा। पर पहले बोलो सबस्ट्रेट अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, हाँ जी, वो तो रहेगा ही। फ्लोराइड इज लेस देन क्लोराइड। ठीक, प्यारे बच्चों, सबस्ट्रेट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और कैसे देखना है सबस्ट्रेट में किसका रिएक्शन ज्यादा किसका कम कर सकोगे। अब अगली बात, सबस्ट्रेट के बाद दूसरी चीज हम क्या पढ़ा करते हैं बेटा लोग? रिएजेंट। देखो प्यारे बच्चों, यहां रिएजेंट की कोई खास बात है नहीं, ठीक, फिर भी जो 2-4 बातें हैं डिस्कस करने में हमारा क्या जाता है। अब कितनी तरह की हमारे पास ESR होती होगी? बहुत सारे तरह की।
जैसे उसमें हमारे पास उसके नाइट्रेशन क्या होती है, नाइट्रेशन, ठीक है जी। उसी तरह से बेटे हमारे पास होती है हैलोजिनेशन, ठीक है जी, हैलोजिनेशन। उसी तरह से अल्काइलेशन, एसाइलेशन, ठीक, अल्काइलेशन एसाइलेशन। ऐसे बेटा सल्फोनेशन भी होती है, सल्फोनेशन, ठीक, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन। जनरली ये मेन तरह की ये सार्स हैं। सर ये तो पता ही नहीं क्या क्या है। नाइट्रेशन का मतलब क्या है कि बेंजीन रिंग पे नाइट्रो लगाना, यानी अगर मैं ऐसा लिख देता बेंजीन रिंग पे नाइट्रेटिंग मिक्सचर HNO3 H2SO4 और यहां पे बना देता भैया नाइट्रोबेंजीन, ये कहलाता क्या, नाइट्रेशन। इसी तरह से अगर बेटे मैं यहां पर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लगा देता H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, या फिर ओहो चलो गलत जगह पे आ गया था, ठीक, और या फिर इसकी जगह मैं लिख देता यहां पर, और यहां पे लिख देता H2S2O7 ओलियम। तो प्यारे बच्चों यहां पे हमारे पास बन जाता सल्फोनिक एसिड। इस बीमारी को हम क्या बोल देते, सल्फोनेशन, इसको बोल देते सल्फोनेशन। हैलोजिनेशन अभी आपने पढ़ी थी कि अगर बेंजीन रिंग है उसका हैलोजन रिएक्ट करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, हमारे पास क्या बन जाएगा, क्लोरीनेशन। कोई हैलोजन हो सकता है, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, है ना कोई नेशन तो होएगा ही, समझ रहे मेरी बात। और रही बात एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस करवाए थे लास्ट ईयर, फ्रीडल क्राफ्ट करवाए थे ना, एसाइलेशन एल्काइलेशन। मतलब एल्काइलेशन तो सीधे ही हमने यहाँ पे CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 लगाया और हमारे पास टोल्यूइन बनाया, ये क्या हो गई, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और वहीं पर अगर इसकी एसाइलेशन करवाई CH3C डबल बॉन्ड OCl एसाइल हैलाइड में, या फिर एनहाइड्राइड्स में, एसिटिक एनहाइड्राइड में, और मैंने पिछले साल करवाया था आपको ये, एनहाइड्राइड्स आर बेटर एसाइलेटिंग एजेंट्स, आगे भी आएगा ही करेंगे, ठीक। अब हमारे पास यहां पे एसाइल ग्रुप लगेगा COCH3 HCl, ये एसाइलेशन। तो हमारे पास ये रिएक्शंस थे बेटा, ठीक, मेजर, ऐसा नहीं कि और नहीं होते, मेजर। अब इसमें जो सबस्ट्रेट है वो तो हमने देख लिया, हम तो क्या देख रहे हैं, रिएजेंट। रिएजेंट से हमें मिल रहा है इलेक्ट्रोफाइल, क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। अब इसके इलेक्ट्रोफाइल कितने अच्छे होंगे उसके बेस पे रिएक्शन होगा कि नहीं। इसमें बेटा इलेक्ट्रोफाइल होगा NO1 पॉजिटिव, इसमें इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है NO1 पॉजिटिव, इसलिए हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर लगाते हैं, ठीक। मैं बना के दिखा देता हूं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे बच्चों को कोई कमी रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। कुछ और भी घटा ना, देखो इसमें कैसे बनाते हैं, एसिड से मिलता है H पॉजिटिव और ये अटैक करता है HONO2 पर, या नाइट्रिक एसिड पर, और यहां से क्या निकालेगा, वाटर, और साथ में निकालेगा NO2 पॉजिटिव, यानी इसका इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव है। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव है। इसमें आपको पता है Cl1 पॉजिटिव, यहां फिर आप सिंपली बोलो X1 पॉजिटिव। हैलोजिनेशन की तो आगे लगा ही देंगे अपन, है ना जी, हाँ जी। तो यहां पे X1 पॉजिटिव, ठीक है जी। यहां पर सल्फोनेशन में हमारा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, अनचार्ज्ड है ये, ठीक है। इसमें कॉन्सेंट्रेटेड इसलिए लगाते हैं, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है
ये बेसिकली ऐसे टूटता है भाई, H3O पॉजिटिव, HSO4 1 नेगेटिव एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, एंड इलेक्ट्रोफाइल हियर इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर? यहां पे इलेक्ट्रोफाइल होगा CH3 1 पॉजिटिव यानी अल्काइल ग्रुप, यहां इलेक्ट्रोफाइल होगा CH3 डबल बॉन्ड O 1 पॉजिटिव यानी एसाइल ग्रुप। समझ में आया? अब इनमें सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन है? नाइट्रो। सबसे अच्छा कौन है? नाइट्रो। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी? नाइट्रेशन की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद हैलोजिनेशन। आप बोलोगे सर सल्फोनेशन क्यों नहीं? बेटा सल्फोनेशन का ये जो है ना अनचार्ज्ड है, अनचार्ज्ड सिर्फ लुईस एसिड है, इस वजह से अटैक कर पा रहा है, अदरवाइज इसमें इलेक्ट्रॉन की ऐसी डेफिशिएंसी नहीं है ना बेटा, क्योंकि इसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड का ऐसे बना देते ना हम लोग, तो जब भी दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में क्या होते हैं? मल्टीपल बॉन्ड, इट वर्क्स एज इलेक्ट्रोफाइल या लुईस एसिड, इसलिए अटैक कर देता है, अदरवाइज तो अटैक का कोई मतलब नहीं था, इसलिए इसकी स्पीड बहुत कम होती है। ठीक, और इसके बाद यहां आ जाओ भाई। ठीक, एल्काइलेशन एसाइलेशन में से स्पीड किसकी ज्यादा? एसाइलेशन। एसाइलेशन के बाद अल्काइलेशन, और लास्ट में किसकी स्पीड आएगी? सल्फोनेशन। अरे बोलो समझ में आया? तो आप ये देख सकते हैं कि रिएजेंट जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग है, और उसमें हमें देखना इलेक्ट्रोफाइल कौन है। स्ट्रॉन्गर इज द इलेक्ट्रोफाइल, मोर इजिली अटैक कैन बी मेड। क्लियर हो गई बात? मान लो अगर आप हैलोजेंस की, क्योंकि हम तो चैप्टर अराइल हैलाइड का पढ़ रहे हैं यार, ठीक, अगर हम बात करते अराइल हैलाइड में, तो बेटा फ्लोरिनेशन सबसे फास्ट होनी चाहिए थी कि नहीं? क्योंकि उसका इलेक्ट्रोफाइल क्या बना था? F पॉजिटिव, बहुत ज्यादा विड्रॉइंग। मोर ओवर जब फ्लोरिनेशन होती तो साथ में HF बनता, HF का बनना इज हाईली एक्सोथर्मिक, है ना, तो फोटो पे हार भी चढ़ जाते, रिएक्शन फास्ट। ठीक, तो फ्लोरिनेशन सबसे फास्ट होगी, देन क्लोरिनेशन, देन ब्रोमिनेशन, एंड देन आयोडीनेशन। बोलो भैया, ये हेलोजिनेशन में ऑर्डर आ गया, ऊपर उसमें ऑर्डर आ गया, बोलो क्लियर? तो रिएजेंट समझ में आता है? इसमें कोई दिक्कत आती रिएजेंट में? नहीं आती ना? तो चलो फिर आगे। अगली बात, रिएजेंट से अगली बात क्या पढ़ा करते हैं भाई? रिएजेंट से अगली बात सॉल्वेंट। सॉल्वेंट प्यारे बच्चों, यहां पोलर सॉल्वेंट नहीं डालना, नहीं तो वो खुद रिएजेंट की तरह वर्क कर जाएगा। उसमें पॉजिटिव हुआ तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर जाएगा, आप छुनछुने बजाते रह जाएंगे। तो आपने इसमें पोलर सॉल्वेंट तो कदापि नहीं डालना। समझ में आई? ठीक, इसमें जनरली हम क्या करते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का यूज करते हैं, या फिर लेस पोलर सॉल्वेंट्स का यूज करते हैं, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट itself can work as electrophiles, they can itself work as electrophiles। ठीक, वाटर वगैरह इसमें यूज नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो कोई खास नहीं। कंडीशंस, कंडीशंस देखो बेटा, कंडीशन में सबसे पहली बात लुईस एसिड इज रिक्वायर्ड, नहीं तो आपका जनरेशन ही नहीं होगा। ठीक, लुईस एसिड या कोई ना कोई एसिड इज रिक्वायर्ड। ठीक, एसिड इज रिक्वायर्ड, नहीं तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ही नहीं होएगा। मान लो कल्ला क्लोरीन डाल दिया, क्या करेगा? चुनचुन में जाएगा, उसमें पॉजिटिव तो बनेगा ही नहीं। समझ में आई? उसमें कोई पॉजिटिव का क्लोरीन बनाने वाला तो चाहिए ना, तो वो लुईस एसिड होगा। या फिर अगर नाइट्रिक एसिड है तो उसमें हमने एसिड डाला, कोई ना कोई एसिड चाहिए, चाहे लुईस एसिड और चाहे कोई भी एसिड। जैसे कि यहां पे हम जनरली यूज करते हैं AlCl3, यहां पे FeCl3, FeCl3 को ऐसे भी लिखा जाता है FeCl2, समझ लेना FeCl3 है। ठीक, FeBr3,
ठीक, उसको Fe+Br2 FeBr3 ऐसा कोई ना कोई, या फिर सिंपली कोई HF जैसा एसिड भी डाला जा सकता है। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जिंक क्लोराइड कैन ऑल्सो बी यूज्ड ओवर हियर, बट क्या है कि उसमें जिंक क्लोराइड यूज करने में थोड़ा सा ये होता है ना कि जिंक क्लोराइड कभी कभी सी से ओ का बॉन्ड तोड़ देता, फिनोल्स वगैरह में हम इसको यूज नहीं करते, पर ठीक है कर सकते हो। कोई भी लुईस एसिड इज रिक्वायर्ड। ठीक, कई जगहों पे हम H3PO4 का यूज करते हैं, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, इसका यूज भी करते हैं कई जगहों पे। ठीक, तो कोई ना कोई एसिड चाहिए। एसिड का काम दो होते हैं। ठीक, ये जो आपके पास लुईस एसिड है इसके दो फंक्शन होते हैं। ठीक, पहला फंक्शन होता है इट जनरेट्स इलेक्ट्रोफाइल। एक तो ये इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है, इसके बिना इलेक्ट्रोफाइल बनना ही नहीं है। समझ रहे मेरी बात? जैसे अगर मेरे पास Cl है, अब ये पड़ा पड़ा बेचारा क्या करेगा? अटैक थोड़ी करेगा। ये तो तब करेगा जब इसके इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और हमारे पास Cl1 पॉजिटिव AlCl4 1 नेगेटिव बनेगा, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। तो इट इज नीडेड टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, पहली बात है ना। दूसरी बात, इट कैरीज इलेक्ट्रोफाइल टू द रिंग। ये पकड़ के इलेक्ट्रोफाइल को रिंग तक लेके जाता है, इसलिए इसको कई बार हैलोजन कैरियर भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कैरियर भी बोल देते हैं। इट टेक्स इलेक्ट्रोफाइल टू दी रिंग। इट टेक्स इलेक्ट्रोफाइल टू दी रिंग, रिंग की तरफ इलेक्ट्रोफाइल लेके जाता है बच्चों। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं? तो रिंग की तरफ इलेक्ट्रोफाइल को लेके जाएगा, देयरफॉर कैन बी कॉल्ड एज हैलोजन कैरियर और इलेक्ट्रोफाइल कैरियर। इलेक्ट्रोफाइल कैरियर, ये इलेक्ट्रोफाइल कैरियर है बेटा। बेसिक कंडीशंस में नहीं होता ये रिएक्शन, क्योंकि बेस जो होगा वो तो इलेक्ट्रोफाइल को ट्रैप कर लेगा। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लेने वाला, बेस देने वाला, वो तो ट्रैप ही कर लेगा, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, तो बेसिक कंडीशन में रिएक्शंस नहीं होंगे। वी नीड एसिडिक कंडीशंस। क्लियर? बोलो सारा कुछ क्लियर? नो, पढ़ क्यों रहे भाई? प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रोडक्ट हमारे पास इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो बेटा, सिंपल प्रोडक्ट जब मोनो सब्स्टिट्यूशन होनी है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बेंजीन पे हेलोजन लग गया, क्लोरीन लग गया, फ्लोरीन लग गया, कोई दिक्कत ही नहीं। और रही बात, यहां स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट का कोई खास मतलब है ही नहीं। बेंजीन रिंग में क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री देखोगे? फ्लैट रिंग है ना, फ्लैट रिंग है तो क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री देखोगे? कोई इसमें फर्क ही नहीं पड़ता स्टीरियोकेमिस्ट्री का, फायदा ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक, तो अपने को यहां पे केमिकल एस्पेक्ट पे ध्यान देना है। देखो प्यारे बच्चों, मोनो हेलोजिनेशन या मोनो हम बोले जो एक ही हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं, मोनो सब्स्टिट्यूशन, उसमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं, जहां मर्जी लगा दो। बेंजीन की सारी चीजें क्या है? एक जैसी। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना भूल गया, कंडीशन में भाई, कंडीशन में दोबारा आ रहे हैं। ठीक, वो तो मैं भूल ही गया था यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंडीशन में हेल्पर इज अवॉइडेड। ठीक, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैं बताना भूल गया आपको। हेल्पर इज अवॉइडेड। प्यारे बच्चों, गलती से भी हेल्पर मत डाल देना। हेल्पर क्या होता है? हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड रेडिकल। क्यों? मान लो ये बेंजीन रिंग और ये क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड क्या बना दिया? क्लोरोबेंजीन। क्या बना दिया? क्लोरोबेंजीन। ठीक, वहीं पर बेंजीन प्लस क्लोरीन, लुईस एसिड भूल गए, बत्ती जला दी बेटा, सारी जगह क्लोरीन जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, जिसको लोग नाम दे देते BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। एडिशन हो जाती है यहां पे भाई,
ठीक, अब यहां पे आपने तो बोला था इसमें एडिशन होती नहीं, यहां कैसे हो गई? अरे यहाँ पे आप सोचो ना, कितने सारे सिग्मा बॉन्ड्स जो है वो बने हैं, 6, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई होगी ना। 3 पाई बॉन्ड टूटे, 6 सिग्मा बन गए। ठीक, इस वजह से थोड़ा ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाता है अगर लाइट जला दो तो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बेटा यहां पर BHC, जिसको BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी बोलते हैं, एक्चुअल नाम इसका होना चाहिए हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। बेंजीन तो बचा ही नहीं, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्यों बोलेंगे? पर बोलते हैं ना इसको कॉमन नेम में। कॉमन नेम में क्या बोल देते हैं? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। है नहीं है बेंजीन, अब ऐसे बोल दिया। पर होना चाहिए हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, HCCH, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बोलते हैं इसको। ठीक, इसके एक आइसोमर को लिंडेन भी बोलते हैं, और इसी को बेटा गैमेक्सेन भी बोलते हैं। राम तेरे कितने नाम। ठीक, तो ये BHC और हमारे पास HCCH, लिंडेन, गैमेक्सेन, कुछ भी नाम बोलो, बत्ती मत जलाओ। बत्ती जलाई तो ये बनेगा, बत्ती बुझाई और लुईस एसिड डाला, कुछ नहीं मिलेगा। लुईस एसिड तो वैसे जरूरी है। ठीक, और ऐसे होगा। जैसे इसी में, इसी कंडीशन को लेते हुए एक बात और डिस्कस करते हैं। मान लो मेरे पास कोई अल्काइल बेंजीन है। क्या है? अल्काइल बेंजीन। ठीक है जी। अभी जो अल्काइल बेंजीन है, इसमें मैंने क्या किया? क्लोरीन डाली, इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड डाला, तो बेटा इट विल गिव यू रिंग सब्स्टिट्यूशन। क्या देगा? रिंग सब्स्टिट्यूशन, यानी रिंग में सब्स्टिट्यूशन होगी, रिंग सब्स्टिट्यूशन। इट विल गिव यू रिंग सब्स्टिट्यूशन लाइक CH3 की पैरा पोजीशन पे या हेलोजन आ जाएगा, या और 2 पोजीशन पे आ जाएगा। ये आगे प्रोडक्ट में बताऊंगा कौन सा कहां लेके जाता है। और 2 पैरा पे आ जाएगा। पैरा जनरली मेजर होगा यहां पर, तो ये मेजर है। ठीक, और ये उसका कैप्टन है। समझे? पर अभी क्या हुआ कि भाई साहब क्लोरीन डाल दी, बत्तियां जला दी, कोई हेल्पर डाल दिया, बेटा साइड चेन सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। ऐसे केस में साइड चेन सब्स्टिट्यूशन हो गई। साइड चेन सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कि क्लोरीन ने ऊपर वाला हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, साइड चेन की सब्स्टिट्यूशन। और कहीं क्लोरीन एक्सेस में हुआ तो दूसरे को रिप्लेस कर देगा, CHCl2। अब जब एक्सेस में है ही तो तीसरा भी रिप्लेस कर देगा। समझ में आई? अगर क्लोरीन एक्सेस में हुआ, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। अब इस वजह से हमारे आंसू निकलने शुरू हो जाएगी, उससे मिलेगा पानी। अगर मैंने इसमें पानी डाल दिया, या मान लो NaOH डाल दिया। क्या डाल दिया? NaOH। लैला मजनू दिखे? दिखे कि नहीं दिखे? है भाई? 3 मजनू 3 लैला, ये क्लोरीन और सोडियम, तीनों को बिठाया पार्क में। ठीक, और हमारे पास क्या बन गया? C के ऊपर OH OH OH, है ना भाई? बेटा एक कार्बन पे क्या एक से ज्यादा OH स्टेबल होता है? नहीं होता। तो यहां से बाहर क्या निकलेगा? वाटर। वाटर निकला तो बनना तो चाहिए था हमारे पास क्या? C डबल बॉन्ड OOH, बेंजोइक एसिड। पर बेटा बेस कोई ऐसा थोड़ी भी हमने इतना सा डाल दिया, वो तो पूरा डाला और ये एसिड बना। एसिड फर्दर बेस से रिएक्ट करेगा कि नहीं? और हमारे पास बन जाएगा सोडियम बेंजोएट। ठीक, सोडियम बेंजोएट। और बेटे अब मैं चाहता हूं कि मेरे को बेंजोइक एसिड चाहिए, तो मैं अब इसमें एसिड डाल दूंगा, है ना? लैला मजनू आए दोबारा।
चलो फिर कहां ले जाएंगे? शाबाश। और अब हम क्या बना देंगे बेटा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू फॉर्म बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बनाने का ये बेस्ट मेथड होता है। ठीक, कैसे कि आप टॉल्यूइन ले लो, उसकी पहले लाइट में क्लोरीनेशन कर दो। ये सारे लिखने की जरूरत नहीं होती है, सीधे ठा यहां क्लोरीन एक्सेस में लिखा होता है। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, ये लिख लिया आपने, क्वेश्चन ऐसे आता है, बोलते जी टॉल्यूइन है, होता होगा, क्लोरीन है एक्सेस में, बत्ती भी जली हुई है, यहां कोई पेरोक्साइड है, रेडिकल है, कुछ तो दिया होगा बेचारा। बोला यहां से ए बना, ए पे NaOH डाला, बोला यहां बी बना, बी पे NaOH डाला, यहां सी बना। ये स्टेप ना भी दिया होता तब भी वही बनता, नहीं दे रहा हूं। इसके ऊपर HCl डाला, बोला सी बना। अब कहा कि ABC बता दो जी। तो पहले यहां से क्लोरीन एक्सेस में था, तो ये क्या बना होगा भाई, CCl3। ठीक, NaOH डाला होगा, रिएक्शन यहां नहीं रुका होगा, यहां रुका होगा, सीधे सोडियम बेंजोएट, तो B है सोडियम बेंजोएट, और फिर HCl बेंजोइक एसिड। बोलो समझ में आएगी, पिछली भी चली गई? ठीक, तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट है कंडीशन कि गलती से भी यहां बत्ती नहीं जलाने का। ठीक, यहां पे हेल्पर का यूज नहीं करने का। अगर आपने हेल्पर का किया यूज, सब कुछ हो जाएगा मलियामेट। ठीक, आप रिंग की जगह साइड चेन की सब्स्टिट्यूशन करवा डालेंगे, या फिर रिंग में एडिशन करवा डालेंगे, तो बेटा आपने बत्ती नहीं जलानी है, सिर्फ आपने लुईस एसिड डालना है। समझ में आई? क्लियर? आगे चले जी। हाँ जी, नोट कर लो बिल्कुल आराम से। प्रोडक्ट। सो अब अपन डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट। देखो जी, ऐसे तो कोई खास बात है नहीं। अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन हुई तो बेंजीन की सारी पोजीशंस क्या हैं, सिमिलर है, जहां मर्जी लगा दो, हमारी बिला से कोई फर्क पड़ता है यार? नहीं पड़ता है ना? चाहे कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क कब पड़ता है, जब हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूशन हो या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो, तब फर्क पड़ता है। ठीक, अगर तो बेंजीन है अकेला ही, अब बेंजीन पे क्लोरीनेशन की, ठीक है जी, क्लोरीनेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, भैया कहीं मर्जी लगा दो यार, सारी पोजीशन एक जैसी तो है। मैंने यहां लगा दिया जी, सर ये तो यहां होना चाहिए था, ये मेटा बन गया। अरे ये मेटा नहीं होता, मेटा तो दो अगर लगे होंगे तब होगा, ये आप किसी भी पोजीशन पे लगा दो, उससे फर्क पड़ रहा है क्या? तो इसमें प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं है। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में प्रोडक्ट का मतलब होता है, अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो उसके ऊपर ग्रुप कैसा लगा है, तो वो अगले ग्रुप को कहां लेके जाएगा, ये मैटर करेगा। समझ में आई? देखो बेटे, दो तरह के ग्रुप, अब यहां पे दो तरह के ग्रुप हम लेंगे। ठीक, एक जो कि प्लस आर देते हैं, जो कि प्लस आर देते हैं, ठीक, प्लस आर देने वाले, या फिर जिनका डोमिनेंट ही प्लस आई हो। ठीक, ऐसे ग्रुप ये बेटे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ये अगले ग्रुप को ऑर्थो यहां पैरा पे लेके जाएंगे, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो यहां पैरा पे लेके जाएंगे। जैसे प्यारे प्यारे से बच्चों, मान लो अगर मेरे पास ये कौन कौन से ग्रुप हो सकते प्लस आर वाले, बेटा कोई हेलोजन लगाओ, ठीक,
हेलोजन का भले ही माइनस आई था, बट आर कैसा है, प्लस आर। बेटा ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, बोलते हैं हेलोजन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, है कि नहीं, बट और दो पैरा डायरेक्टिंग है, ऐसा क्यों? डीएक्टिवेटिंग है बट और दो पैरा है, ऐसा क्यों है? बेटा बोलोगे डीएक्टिवेटिंग तो इसलिए है क्योंकि इसका माइनस आई इज डोमिनेंट ओवर प्लस आर, इसलिए डीएक्टिवेटिंग है। बट ये इलेक्ट्रॉन को लेके कहां जाता है, वो तो आर के हिसाब से। क्यों होते हैं आगे बताता हूं, ये और दो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं, क्लियर भी करते हैं इसको। ठीक इसी तरह से OH हो जाए, इसी तरह से OR हो जाए, NH2 हो जाए, ठीक है जी, अल्काइल ग्रुप्स हो जाएं, ये सारे और दो पैरा डायरेक्टिंग है, ये सारे और दो पैरा डायरेक्टिंग है। जैसे प्यारे बच्चों, अगर मान लो मेरे पास ये क्लोरोबेंजीन था, मैंने इसकी क्लोरीनेशन कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो अगला क्लोरीन कहां लगेगा, और दो यहां पैरा पे, और दो यहां फिर पैरा पे, यानी या तो इस और दो पे और या फिर इसके पैरा पे। एंड द मेजर वन इज एक्चुअली पैरा, क्योंकि पैरा पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम से कम होगी। ठीक, ऐसा क्यों होता है सर? ठीक, वो भी बताता हूं, पर एक बात पहले और क्लियर कर लेते हैं। जो माइनस आर वाले होते, चलो पहले इसी को क्लियर कर ले यार, ऐसा क्यों होता है कि प्लस आर वाले और दो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं? देखो भैया, ये मेरे पास बेंजीन रिंग हुआ करता था जिंदगी में, और ये उसके ऊपर हेलोजन लगा होता था, या कोई भी ऐसा एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होता था जिसका प्लस आर होता था, प्लस आर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है। तो उसने क्या किया कि यहां के इलेक्ट्रॉन यहां दिए और यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए। ठीक, अब अगला जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है, प्लीज थोड़ा सा इधर ध्यान दे देंगे, कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा सर, आएगा भी तो कुछ नहीं। ये प्लस है और यहां पे क्या है, माइनस, ठीक है जी, क्लियर। अब यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां। ठीक, अगला देखते जी, हमारे पास कुछ इस तरह का X पॉजिटिव, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव चार्ज। बोलो समझ में आता है? यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां। ठीक, अगला क्या बनेगा भाई हमारे पास, X यहां नेगेटिव, ठीक है जी, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां वापस, ठीक है जी। तो अगला स्ट्रक्चर कैसा बन गया बेटा, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। आप देखो नेगेटिव चार्ज आ कहां रहा है, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां कहां आ रहा है भाई, या तो और दो पोजीशन पर या पैरा पे, ये भी क्या और दो पे। तो नेगेटिव चार्ज कम एट और दो एंड पैरा पोजीशन, देयरफॉर ortho and para becomes high density centers, becomes high density centers, ठीक है जी, become high density center, यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोफाइल तो भूखा नंगा है, वो तो अटैक ही वहां करेगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाएंगे बेटा, और दो पैरा पे, तो ऑब्वियसली और दो पैरा जो होगा वो आपका ज्यादा प्रोडक्ट देगा। बोलो यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, सभी को समझ में आता है। बट अगर कोई माइनस आर वाला ग्रुप होगा, इफ वी हैव अ ग्रुप ऑफ माइनस आर गिविंग ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, माइनस आर गिविंग ग्रुप जो है मेटा डायरेक्टिंग है यार, ठीक है जी। जैसे माइनस आर वाले कौन से होते हैं सर जी, नाइट्रो होता है जी सर, साइनाइड भी होता है, CHO भी होता है सर जी,
COOH भी होता है सर, ठीक, CCl3 भी होता है, ठीक, यानी CH3 ये भी डीएक्टिवेटिंग भी है और ये मेटा डायरेक्टिंग भी है, ठीक, ऐसा कोई भी ग्रुप होता है तो ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। यानी कल को अगर आप ये चाहें कि मेरे पास नाइट्रो है, नाइट्रोबेंजीन, एक तो रिएक्शन की स्पीड को कम कर रहा है यार, रिएक्शन होने नहीं दे रहा, ऊपर से अगर लगवा भी रहा है तो अपनी मर्जी से लगवा रहा है, कहां पर, मेटा पर, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, यानी NO2 यहां Cl, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। समझ में आई? यस सर। ऐसा क्यों होगा सर, क्यों मेटा डायरेक्टिंग होगा? देखो फिर ये भी देख लो, जैसे हमने यहां पे नाइट्रो लिया है, आपको नाइट्रो ही दिखा देते हैं, नाइट्रो ग्रुप को ऐसे लिख देते हैं बेटा, प्लस माइनस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना बेटा यहां पर, तो प्लस माइनस लिख देते, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की आजकल औकात नहीं मानते ना अपन, ठीक। अब ऑब्वियस सी बात है, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, नाइट्रोजन पेंटावलेंट तो होगा नहीं, वो इसके इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अब हमारे पास अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा, क्या वो ऐसा ऐसा होगा, N यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहां सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन वही भिखारी का भिखारी, और यहां पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे चले गए, ठीक। अब इसमें फिर से रिजोनेंस हो जाएगी, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां बनने से अगला क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड N, O नेगेटिव 1 पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है दोस्तों। यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा हमारे पास, N, O नेगेटिव 1 पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, और यहां क्या आ जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन से लेगा, ये इससे ले लेगा भाई, ये समझ रहे मेरी बात? तो अगला स्ट्रक्चर इसका क्या बना, N सिंगल बॉन्ड, O नेगेटिव पॉजिटिव, यहां डबल बॉन्ड O, एरोमेटिक कैरेक्टर्स अगेन रिटेन्ड। बट अब आप देखेंगे कि ऑर्थो पैरा पे कौन सा चार्ज जा रहा है यार, ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज जा रहा है ना। सो ऑर्थो पैरा बिकम्स लो डेंसिटी सेंटर्स, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। सो ऑर्थो पैरा बिकम्स लो डेंसिटी सेंटर्स, ऑर्थो पैरा लो डेंसिटी सेंटर्स है, सो वहां पे अटैक नहीं हो पाएगा। मेटा उसके मुकाबले थोड़ा हाई डेंसिटी होगा, तो भाई अटैक मेटा पे हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? ये क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा है, ठीक। क्वेश्चन है कि मुझे, ठीक, इससे ये बनाना है, ठीक है जी। और बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम कैन बी यूज्ड। ठीक है जी। ए है HNO3 H2SO4, ठीक। उसके बाद क्लोरीन AlCl3, ठीक है जी। दूसरी स्कीम बोलता है जी, स्कीमी लोग हम, कोई ना कोई स्कीम लगाएंगे, क्लोरीन, और फिर बोलता उसके बाद HNO3 H2SO4,
ठीक है जी। सी क्लोरीन AlCl3 HNO3। डी क्लोरीन AlCl3 HNO3 CH3 CF3COOH। कौन सी स्कीम है जो हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी? देखो बेटा, पहली वाली स्कीम क्या पॉसिबल है? क्यों? इससे क्या होगा? अगर इससे मैं करता तो होता भैया ये कि पहले स्टेप में हम नाइट्रेशन करवा मरते। ठीक है जी, नाइट्रेशन करवा मरते। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन बन जाता, और नाइट्रोबेंजीन जो होता मेटा डायरेक्टिंग होता, अगला लगाते तो मेटा नाइट्रो क्लोरीन बनता। तो ये तो बात बनी नहीं। दूसरी में बत्ती जली हुई है ना, ये तो हमारा वैसे सत्यानाश होगा बेचारे का। क्लोरीन पे जैसे बत्ती जला के किया, इसने तो क्या बना दिया होगा, लो जी। और फिर नाइट्रेशन इसका क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी बेचारी, ज्यादा ज्यादा ऑक्सीडाइज कर देगी इसको। समझ में आई बात? तो ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे पहले तो क्लोरीन हो जाएगा, बट नाइट्रिक एसिड अकेला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें कोई ना कोई क्या चाहिए, एसिड, नहीं तो आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन जनरेट करेगा भाई, है ना? तो आंसर क्या आएगा? बात समझ में आई? अगर मेटा वाला बनाना होता तो क्या आंसर आता? ए। पर अगर और दो पैरा वाला बनाना है तो क्या आएगा? डी। बोलो समझ में आया? अच्छे से क्लियर हो गया? तो पता चलता है और दो डायरेक्टिंग कौन है, मेटा डायरेक्टिंग कौन है, कौन अगले ग्रुप को कहां लेके जाएगा, ये समझ में आता है। पर बेटे अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो, ये तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड की बात थी, एक ग्रुप लगा था, तो जितने प्लस आर वाले वो सारे और दो पैरा डायरेक्टिंग, जितने माइनस आर वाले सारे मेटा डायरेक्टिंग। ठीक, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। प्यारे बच्चों, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को देखो ध्यान से, इधर ध्यान देना प्लीज। मान लो एक यहां पे X लगा है, ठीक, और मान लो हमारे पास एक यहां पे Y लगा है, और हम ये मान के चल रहे हैं X जो है वो प्लस आर वाला ग्रुप है और Y जो है माइनस आर वाला ग्रुप है। ठीक, यानी X और दो पैरा डायरेक्टिंग है और Y मेटा डायरेक्टिंग है। अब अगर मैं X के हिसाब से सोचता हूं तो बेटा यहां पे आना चाहिए अकॉर्डिंग टू X और दो या पैरा, और अगर मैं Y के हिसाब से सोचता हूं, अगर मैं Y के हिसाब से सोचता हूं तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, इसका मेटा ये है, इसका मेटा भी ये है। तो दोनों में से आप देख रहे हो दोनों एक ही जगह लेके जा रहे हैं, तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। क्या बोलते हैं? रीइंफोर्समेंट। अगर दोनों लगे हुए ग्रुप, रीइंफोर्समेंट, अगर दोनों लगे हुए ग्रुप आने वाले ग्रुप को एक ही साइड लेके जाएंगे, रीइंफोर्समेंट। ऐसे केस में अगर तुम Z पॉजिटिव लगाओगे तो बेटा एक ही प्रोडक्ट ये बनेगा, X के और दो पे यहां पे आ सकता है Z, या फिर X के पैरा पे प्रोडक्ट आ सकता है। ये दो पॉसिबिलिटीज यहां पे हो सकती हैं। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर हो गया? और रीइंफोर्समेंट समझ में आई क्या होती है? वहीं पर अगर मान लो मेरे पास यहां पे X लगा है, यहां Y लगा है, अभी ध्यान से देखते रहना बेटा। अब X के अकॉर्डिंगली ये यहां लगाएगा, ये यहां लगाएगा। Y के अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे
तो y मेटा डायरेक्टिंग होगा ना, तो इसके अकॉर्डिंगली यहां आना चाहिए, और ये वाला मेटा तो क्या है, ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तो ये यहां पे आना चाहिए। यानी यहां पे ये अलग जगह ले जा रहा है, ये अलग जगह। जब दो लगे हुए ग्रुप आने वाले ग्रुप को अलग अलग जगह लेके जाते हैं, इसको बोलते हैं एंटागोनिज्म। क्या बोलते हैं? एंटागोनिज्म। और एंटागोनिज्म जब भी होता है ना, तो एक्टिवेटिंग विन्स ओवर डीएक्टिवेटिंग। क्या? एंटागोनिज्म जब भी होगा तो हम बोलेंगे एक्टिवेटिंग विन्स ओवर डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग विन्स ओवर डीएक्टिवेटिंग। ऐसे केस में आप मान लो Z पॉजिटिव लगाना चाहते हो, तो बेटा ये पोजीशन तो छोड़ दो, यहां पे अटैक नहीं होना है, क्योंकि डीएक्टिवेटिंग के लिए ना एक्टिवेटिंग के हिसाब से सोचोगे तो बेटा हमारे पास फिर से दो प्रोडक्ट बनते हैं। कौन से? या तो यहां पे आ जाएगा भैया Z और ये Y था, और यहां पे या फिर यहां पे आ जाएगा Z, ये Y था। मेजर कौन होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा, अगर कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां बनती हुई तो ये मेजर हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां बनती हुई तो ये मेजर हो जाएगा, नहीं बनती हुई तो पैरा वाला मेजर हो जाएगा। बात समझे? अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां बनती होगी ये मेजर, इसमें आपस में बनती होगी ये मेजर, और अगर नहीं बनती होगी तो पैरा वाला मेजर। अब एक तीसरा देखते हैं भाई। तीसरा मेरे पास है कि अगर मान लो यहां X है, यहां Y है, ठीक है जी। अब आपको ये समझ में आता है कि ये जो होगा ये हमारे पास और दो डायरेक्टिंग है ना जी। पैरा तो इसका ब्लॉक्ड है, ठीक। और जहां तक हम इसकी बात करेंगे Y की, ठीक, Y कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग। यहां से फिर क्या हो गई? रीइंफोर्समेंट हो गई कि नहीं हो गई? यहां पे रीइंफोर्समेंट हो गई। अगर रीइंफोर्समेंट हो जाती है, एक तो बेटा जो मैंने पहले भी बताया था ना, कई बार देखते हैं स्पीड किसकी ज्यादा है, जहां रीइंफोर्समेंट होगी ना वहां तो स्पीड बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही ग्रुप एक साइड लेके जाएंगे, तो रीइंफोर्समेंट में स्पीड हमेशा ज्यादा हो जाती है। तो अब यहां पे Z पॉजिटिव लगाओ, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यहां और यहां एक ही बात है ना, तो यहां प्रोडक्ट एक ही बनना है। वो क्या? X, यहां पे Z, यहां Y। बोलो बेटा, क्लियर हुआ? रीइंफोर्समेंट एंटागोनिज्म समझ में आया? यहां मैंने दो अलग अलग तरह के ग्रुप लगाए थे, एक का +R, एक का -R। एक थोड़ी सी और करते हैं प्रॉब्लम, ठीक। सर परेशान कर दिया। मान लो यहां पे भी X, यहां पे भी X, अब दोनों ही +R, तो इसके हिसाब से ये और दो, ये पैरा, और इसके हिसाब से ये और दो, ये पैरा। है तो एंटागोनिज्म, बट ऑल ऑफ द पोजीशंस आर एक्टिवेटेड, क्योंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप ही है। +R वाले थे ना X, तो एक्टिवेटिंग, ऑल ऑफ द पोजीशंस आर एक्टिवेटेड। पर यहां लगा दो, ठीक, चाहे यहां लगा दो, एक ही बात हुई कि नहीं? ठीक, यहां लगा दो चाहे यहां लगा दो, एक ही बात हुई कि नहीं? आयुपेक नॉमेनक्लेचर वही रहेगा। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? दो। या तो यहां वाला और या फिर यहां वाला, चाहे यहां लगा दो, एक ही बात है। आयुपेक नेम सेम रहेगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे। ऐसे पूछा जाता है इसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक। अगली बात, इसी तरह से प्यारे बच्चों मैंने ऐसा ले लिया। अब बोलो, अगर एक X यहां, एक X यहां, अब इसका और दो यहां, बेटा दो ग्रुप्स के बीच में नहीं लगता कभी भी, दैट इज ड्यू टू स्टीरिक रीजंस। दो ग्रुप्स के बीच में नहीं लगाना। इसका और दो ये और ये, और इसका अगर देखेंगे, इसका और दो ये और पैरा ये, क्या हो गई? रीइंफोर्समेंट हो गई। रीइंफोर्समेंट यहां था तो एंटागोनिज्म, लेकिन रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ा, रिएक्शन होगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे। कहां कहां? यहां लगा दो, यहां लगा दो, चलेगा, ठीक। लेकिन यहां पे क्या है हमारे पास?
रीइंफोर्समेंट है, एक तो रिएक्शन बहुत ही भयंकर तरह से होगा, मतलब बहुत ही स्पीड फास्ट हो जाएगी। दूसरी बात बेटे यहां लगा दो, यहां लगा दो, एक ही तो बात है। प्रोडक्ट कितना बना इसमें? एक प्रोडक्ट, दोनों ही एक जैसे ही तो होंगे यार। आयुपेक नोमेनक्लेचर सेम रहेगा कि नहीं? यहां लगा दूंगा तब भी इसके यहां पे आ रहा है, यहां लगा दूंगा सेम ही आयुपेक नोमेनक्लेचर होगा। अगली बात, अगर मान लो, कहां गया, यहां पे एक्स है, ठीक, और दूसरी बात यहां पे एक्स है। अब इसके अकॉर्डिंगली और दो पैरा ब्लॉक्ड है, इसके अकॉर्डिंगली और दो है, तो एंटागनिज्म। पर चारों ग्रुप एक जैसे, कितने प्रोडक्ट बनेंगे? एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहां लगा दो तब भी वही नेम, यहां लगा दो तब भी वही नेम, यहां लगा दो, यहां लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, नेम सेम रहेगा। है ये एंटागनिज्म। प्रोडक्ट कितना? एक, पर ऑल द पोजीशंस आर एक्टिवेटेड, क्योंकि लगे ही सिर्फ क्या थे? एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो इसमें आपके पास सारी जगह एक्टिवेशन रहनी है, रिएक्शन तो होना ही होना, स्पीड तो बढ़नी है, ठीक, चाहे एंटागनिज्म होगा चाहे रीइंफोर्समेंट होगी। हाँ, रीइंफोर्समेंट वाला ज्यादा बढ़ जाएगा स्पीड, एंटागनिज्म वाला थोड़ा कम हो जाएगा स्पीड, ठीक, बट पहले से अनसब्स्टिट्यूटेड से ज्यादा ही रहेगी स्पीड। अब अगर मान लो मैंने ऐसा बेंजीन ले लिया, सर बोलो आप मानते बहुत हो यार, ऐसा ले लिया, दोनों वाई, दोनों विड्रॉइंग, अब बोलो जेड कहां आएगा? अब नहीं आएगा कहीं पे भी। क्यों बेटा? अगर दो विड्रॉइंग ग्रुप लग गए, अब तीसरा क्या लुटवा हो गया? बेंजीन रिंग ऑलरेडी लुटा पुटा है बुरी तरह से, है कि नहीं? ऐसे केस में ये भी माइनस आई, और सॉरी ये भी माइनस आर, ये भी माइनस आर, रिंग इज हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल कैन नॉट अटैक। यहां पे सिर्फ और सिर्फ नाइट्रेशन हो सकती है दुनिया में, इसके बाद ओनली नाइट्रेशन हो सकती है, और कुछ नहीं हो सकता। समझ में आई? अगर दो विड्रॉइंग ग्रुप लग गए ना, तो सिर्फ नाइट्रेशन की पॉसिबिलिटी है, वो भी चांसेस आर वेरी डिम, ठीक। बाकी आपको प्रोडक्ट निकालना आया डाई सब्स्टिट्यूट में, मोनो सब्स्टिट्यूट में। अब अगली बार हम करेंगे, आज हमने डिटेल पढ़ी, अगली बार हम पढ़ेंगे ईएसआर, ठीक। तो आज हमने सारी डिटेल करी ईएसआर की, ईएसआर कैसा होता है, इसका सबस्ट्रेट कैसा होता है, इसका रिएजेंट कैसा होता है, किसमें स्पीड कैसे लगानी है। अगली बार हम हैलोजिनेशन, फिनोल के, एनिसोल के सारे ईएसआर दुनिया भर के करके खत्म कर देंगे। ईएसआर विल बी फिनिश्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। फिर आने वाले सारे चैप्टर्स के ईएसआर खत्म है, दोबारा नहीं करवाऊंगा जिंदगी में कभी, ठीक। चलो, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो जी। सर जो भी स्लाइड है उसमें दोनों जो एंटागोनिज्म वाले जो केसेस हैं, ऊपर वाला नीचे वाला, उनमें से किसका रेट ज्यादा होगा? इन दोनों में से? यस सर। इसमें सेम ही रेट रहेगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? दोनों एंटागनिज्म में, दोनों एक ही पोजीशन पे ले जा रहे हैं। ठीक है सर। फर्क सिर्फ ईल्ड पे आएगा बेटे, क्योंकि यहाँ ईल्ड दो जगह बटेगी, यहाँ एक ही रहेगी, एक ही प्रोडक्ट की ईल्ड आएगी, यहाँ दो की आएगी, तो इसकी ईल्ड कम होएगी दोनों प्रोडक्ट में से, दो में बटेगी ना ईल्ड यहाँ पर। यस सर। और यहाँ एक की रहेगी, तो पूरा 100% वही बनेगा। तो यहाँ ईल्ड ज्यादा आ जाती है, यहाँ ईल्ड थोड़ी बट जाती है, ये होता है सिर्फ। समझ में आ गया? यस सर। ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? चलो, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। असाइनमेंट लेके आना अगली बार।